हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज से हम लोग पावर प्लांट का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नोज़ल, उसको स्टार्ट करेंगे। नोज़ल के बारे में बेसिक टू एडवांस लेवल तक जानेंगे, जो कि हम लोग के सिलेबस में होगा। तो चलिए जानते हैं नोज़ल के बारे में कुछ। जैसे कि आपको पता होगा थोड़ा थोड़ा, नोज़ल एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मैकेनिकल कंपोनेंट है जो वेलोसिटी बढ़ा देता है, इतना पता होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे कि आपको एक बात पता होगा, कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है और एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। कंप्रेसिबल फ्लूइड का क्या मतलब होता है? कंप्रेसिबल फ्लूइड का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ फ्लूइड भरा पड़ा है। फ्लूइड मतलब लिक्विड या गैस, कुछ भी हो सकता है, फ्लूइड है। अगर इसका वॉल्यूम चेंज होगा, अगर इस पर कुछ करके इसका वॉल्यूम को हम अगर चेंज कर दें तो वो कंप्रेसिबल फ्लूइड होगा। ठीक है, उसी तरीक़ा से, सेम तरीक़ा से कंप्रेसिबल फ्लूइड उसको बोलते हैं जो वॉल्यूम चेंज कर सके, अपने मतलब अपना वॉल्यूम चेंज कर सके। और वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज होगा। आपको पता होगा डेंसिटी रो बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम चेंज होगा, क्योंकि मास तो चेंज होने से रहा, मास एक फिक्स्ड एब्सोल्यूट क्वांटिटी है तो चेंज होने से रहा। हमारे पास एक वेरिएबल बचा वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को हम लोग चेंज करते हैं तो डेंसिटी चेंज होगा। तो वॉल्यूम को हम लोग चेंज कैसे करेंगे? वॉल्यूम को चेंज करेंगे हम लोग कुछ फोर्स लगा के। फोर्स ना बोल के हम लोग प्रेशर बोलेंगे। वॉल्यूम को चेंज करने के लिए हम लोग को प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो सीधा सीधा अगर मतलब और इसके अंदर जाके हम लोग देखें तो हम लोग को एक चीज़ मिलेगा कि जो कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है उसका डेंसिटी जो है वो डिपेंडेंट होता है, फंक्शन होता है प्रेशर का। मतलब अगर डेंसिटी किसी भी फ्लूइड के लिए डेंसिटी जो है एक फंक्शन है प्रेशर का, तो उस लिक्विड को या उस गैस को हम लोग बोलेंगे कंप्रेसिबल फ्लूइड, चाहे कंप्रेसिबल लिक्विड चाहे कंप्रेसिबल गैस। अब चलते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो क्या होता है वो देखना। तो यहाँ पे कुछ टर्म लिखा गया है। यहाँ पे जैसे कि एक परिभाषा लिखा हूँ मैं कि व्हेन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर देन फ्लूइड इज कॉल्ड कंप्रेसिबल फ्लूइड। जो भी मैं समझाया आपको, द compressible fluid flow involves motion of fluid with Mach number greater than 0.3। अभी हम लोग देखेंगे कि कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो का, अभी हम लोग कंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में बात किए थे, कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के बारे में बात नहीं किए थे। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो का कुछ कंडीशंस होता है। इनकम्प्रेसिबल कब होगा, सबसोनिक कब होगा, सुपरसोनिक कब होगा, हाइपरसोनिक क्या होगा, कब होगा फ्लो जो है किसी भी फ्लूइड का फ्लो, सबसोनिक, सुपरसोनिक, क्रिटिकल फ्लो, ये सब कब होगा, इसका एक क्राइटेरिया है, एक आइडियल टर्म हम लोग बनाए हैं जिसका नाम है मैक नंबर, वो डिसाइड करता है। वो आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इतना। तो आगे चलते हैं। और एक इम्पोर्टेंट, हम लोग जो पूरा नोजल पढ़ने में बहुत सारा टर्म यूज़ करेंगे। अभी हम लोग बेस बना रहे हैं, नोजल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, नोजल स्टार्ट नीचे से होगा। अभी हम लोग कुछ बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं उसके बारे में, तो जो हमको आगे मदद करेगा। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ आपको, हम लोग को फोर्स के बारे में पढ़ना है, तो फोर्स के बारे में पढ़ने के लिए फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, आपको पता है। अगर हमको फोर्स के बारे में पढ़ना है तो फोर्स जो है वो फंक्शन है, किस चीज़ का फंक्शन है? मास का एंड एक्सेलरेशन का। अब मास के बारे में हम लोग को पहले पता होना चाहिए, उसके बाद एक्सेलरेशन के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम लोग ये फोर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ठीक उसी तरीक़ा से हम लोग को नोजल के बारे में पढ़ना है। नोजल ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा, ये सारा चीज़ टर्म हम लोग देखेंगे। नोजल ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा। तो ये सब पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना होता है, उसी को हम लोग अभी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक अगला टर्म यूज़ होता है बार बार, पूरा नोजल में एक टर्म यूज़ होता है, हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज़, स्टैग्नेशन पॉइंट। कहीं पे हम लोग स्टैग्नेशन पॉइंट पढ़े थे पिटोट ट्यूब में। तो
वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। क्या है स्टेगनेशन पॉइंट क्या है, मान के चलिए यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है, एक यहाँ पे एक पाइप है, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हमारे पास एक पाइप है और पाइप के अंदर कोई चीज़ बह रहा है, मान के चलिए वाटर फ्लो हो रहा है, इसके अंदर वाटर फ्लो हो रहा है और किसी भी एक पॉइंट पे, यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ कहीं पे किसी भी एक पॉइंट में पे अगर कोई भी कारण से यहाँ का मान के चलिए वेलोसिटी ज़ीरो हो गया, यहाँ पे जो वाटर है, यहाँ पे जो पानी है, इसका मान के चलिए वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो गया, यहाँ पे प्रेशर मान के चलिए ज़ीरो हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर मान के चलिए ज़ीरो हो गया, सारा चीज़ ज़ीरो हो गया। वैसे जो टेम्परेचर ज़ीरो होने से रहा, प्रेशर ज़ीरो होने से रहा, लेकिन अप्रॉक्स मान के चलिए ज़ीरो हो गया, वेलोसिटी ज़ीरो हो गया। वेलोसिटी तो ज़ीरो हो सकता है, वेलोसिटी ज़ीरो हो गया, तो उस पॉइंट को हम लोग स्टेगनेशन पॉइंट बोलेंगे। स्टेगनेशन पॉइंट जो होता है मेनली वेलोसिटी के लिए डिफाइंड होता है। ये प्रेशर वेलेशर मैं एक्स्ट्रा बता दिया, मतलब ये काम का वैसे है नहीं, मेन काम का ये है स्टेगनेशन पॉइंट पे, मेन काम का ये है वेलोसिटी। पिटोट ट्यूब में भी हम लोग वेलोसिटी को ज़ीरो करते हैं, वहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है, वेलोसिटी कंपोनेंट प्रेशर कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब स्टेगनेशन प्रॉपर्टी के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेगनेशन प्रॉपर्टी, इसीलिए यहाँ पे प्रेशर वेलोसिटी टेम्परेचर सारा मैं ला दिया, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत सारा होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ये थर्मोडायनामिक्स में थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, एंथैल्पी वगैरह वगैरह, एनर्जी, तो ये सारा का सारा चीज़ हम लोग स्टेगनेशन टर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल देके बता दिया, और यहाँ पे स्टेगनेशन पॉइंट को मैं समझाना चाह रहा हूँ। मेनली जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होता है उस पॉइंट पे, मेनली जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होता है उस पॉइंट को हम लोग स्टेगनेशन पॉइंट बोलते हैं। और इस पॉइंट पे जितना भी प्रॉपर्टी हमको मिलेगा, प्रेशर मान के चलिए कुछ मिलेगा, टेम्परेचर कुछ मिलेगा, सिर्फ वेलोसिटी ज़ीरो होगा, तो उस पॉइंट पे जितना भी प्रॉपर्टी हमको मिलेगा उस प्रॉपर्टी को हम लोग सिंपल प्रॉपर्टी ना बोल के स्टेगनेशन प्रॉपर्टी बोलेंगे। जैसे फिर से मैं बता रहा हूँ, हमारे पास मान के चलिए यहाँ पे कोई कंड्यूट है, इससे वाटर फ्लो हो रहा है। अब किसी क्रॉस सेक्शन पे कोई कारण से, अभी हमको पता नहीं है, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे कोई कारण से क्या हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो गया, वेलोसिटी ज़ीरो हुआ है, वेलोसिटी ज़ीरो हो गया। और वेलोसिटी ज़ीरो हुआ तो इस पॉइंट, इस पार्टिकुलर पॉइंट का हम एक स्पेशल नाम देंगे जिसका नाम होगा स्टेगनेशन पॉइंट। अब इस स्टेगनेशन पॉइंट पे जितना भी प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा हमको मिलेगा वेलोसिटी के अलावा, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह वगैरह, उस सभी का हम लोग अब टेम्परेचर प्रेशर ना बोल के स्टेगनेशन टेम्परेचर, स्टेगनेशन प्रेशर ऐसे बोलेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है व्हेन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज ज़ीरो। सही बात है, फ्लो का वेलोसिटी ज़ीरो होना चाहिए। फ्लो मतलब कोई चीज़ बह रहा है, उसका उस पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी ज़ीरो, प्रेशर ज़ीरो नहीं होगा, टेम्परेचर ज़ीरो नहीं होगा, और उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा, जो प्रेशर होगा, जो एंथैल्पी होगा, उसको हम लोग दिखाएंगे टी नॉट, पी नॉट, एच नॉट से। अब इसी को हम लोग स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी बोलेंगे। स्टैग्नेशन पॉइंट पे जो भी प्रॉपर्टी हमको मिलेगा उसको स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी बोलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एच नॉट, स्टैग्नेशन एंथैल्पी, व्हेन फ्लूइड इज अबाउट टू रेस्ट एडियाबेटिकली। क्या बोले, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी वहाँ मिलेगा जहाँ पे फ्लूइड रेस्ट में हो, मतलब फ्लूइड का वेलोसिटी, फ्लो का वेलोसिटी ज़ीरो हो। अब यहाँ पे एक नया टर्म जोड़ दिया है एडियाबेटिकली। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब हम लोग थर्मोडायनामिक्स में अच्छे से जानते हैं। एडियाबेटिक का मतलब होता है कि न हीट बाहर जाए न हीट अंदर आए, डी क्यू जीरो होना चाहिए। उस प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो अगर उस तरीका से हम लोग हीट को कांस्टेंट करके अगर हम फ्लो को ज़ीरो करते हैं, उस पॉइंट पे फ्लो का जो भी वेलोसिटी है उसको ज़ीरो करते हैं, तो उस पॉइंट पे जो प्रॉपर्टी हमको एंथैल्पी मिलेगा उसको स्टैग्नेशन एंथैल्पी बोलेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे क्या है, एक टर्म है यहाँ पे टी नॉट बाई टी।
पी नॉट बाई पी, टी नॉट बाई टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस गामा माइनस 1 बाई 2 एम स्क्वायर। टी नॉट बाई टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस गामा माइनस 1 बाई 2 इंटू एम स्क्वायर। और एक और टर्म है यहाँ पे, पी नॉट बाई पी इज इक्वल्स टू 1 प्लस गामा माइनस 1 बाई 2 एम स्क्वायर के पावर गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, इसका पावर में है। जैसे हमको पता है एक फार्मूला P1 बाई P2 बराबर T2 T1 बाई T2, इसका पावर होता है गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ये फार्मूला हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस का ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला के हिसाब से अगर हमको टेम्परेचर का वैल्यू पता है तो टेम्परेचर के पावर में गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 अगर करते हैं, अगर हमको टेम्परेचर का वैल्यू पता है और टेम्परेचर के वैल्यू के ऊपर अगर हम लोग गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 कर दें, मैं यहाँ पे उल्टा लिख दिया हूँ, गामा माइनस 1 बाई गामा होता है, तभी ना ऊपर जाके गामा ऊपर हो जाएगा, तो तब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ये फार्मूला। क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये हमारे पास ये जो वैल्यू है ये टेम्परेचर का वैल्यू है, और पूरा का पूरा टेम्परेचर का वैल्यू ला के और उसके ऊपर में गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 हम लोग पुट कर देंगे तो हमको ये एक टर्म मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म है टी नॉट और पी नॉट, एक टर्म है टी और पी, सिंपल टी और पी। तो टी नॉट क्या हुआ, टी नॉट अभी हम लोग पढ़े स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी, स्टैग्नेशन टेम्परेचर, स्टैग्नेशन प्रेशर, एंड टी एंड पी यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक प्रॉपर्टीज। स्टैटिक प्रॉपर्टीज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में भी स्टैटिक एंड डायनामिक प्रेशर के बारे में पढ़े थे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट का यूज़ यहाँ पे होता है, और यहाँ पे टी एंड पी स्टैटिक प्रेशर एंड स्टैटिक टेम्परेचर होता है। क्लियर? ये दो टर्म आगे चल के फिर हमको प्रूव भी करना है, जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ मैं नोट्स बनाया हूँ तो शायद इसको आगे चल के प्रूव भी करना है। फिलहाल अभी इतना याद रखिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग का मेन टर्म स्टार्ट होता है जिसका नाम है नोजल। अब नोजल क्या होता है? नोजल जो होता है एक डक्ट होता है, एक कंड्यूट होता है। नोजल जो होता है एक कंड्यूट, चाहे उसको हम लोग एक डक्ट बोल सकते हैं। डक्ट मतलब कुछ ऐसा टाइप का, कुछ ऐसा टाइप का, चाहे कुछ ऐसा टाइप का, चाहे कुछ ऐसा टाइप का, दोनों मिला के। तो वैसा कंड्यूट होता है नोजल। ये तो मैं ज्योमेट्रिकल व्यू बता दिया कि कैसे ज्योमेट्री होता है इसका, कुछ इस टाइप का होता है। लेकिन नोजल का अगर परिभाषा का बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो यहाँ पे नोजल एक ऐसा कंड्यूट होता है, एक ऐसा मैकेनिकल कंपोनेंट होता है, एक ऐसा कंडक्ट होता है, डक्ट होता है, जो कि फ्लूइड के वेलोसिटी को बढ़ाता है और फ्लूइड के पास जो प्रेशर होता है उसको घटाता है। वेलोसिटी बढ़ाता है, प्रेशर घटाता है। आपको एक टर्म याद होगा, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन में एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बराबर कांस्टेंट। तो सीधा बात है, अगर एनर्जी कांस्टेंट रहना है तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी वाला कंपोनेंट अगर बढ़ेगा और डेटम वाला जो एनर्जी है अगर कांस्टेंट रह रहा है, उस डेटम के साथ छेड़छाड़ नहीं वो कर रहे हैं, तो पक्का बात है प्रेशर वाला कंपोनेंट को घटना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी तो कांस्टेंट है। जैसे अगर हमारे पास 100 जूल एनर्जी कांस्टेंट है, इस 100 जूल एनर्जी में 50 जूल वेलोसिटी वाला के पास है, 30 जूल प्रेशर वाला के पास है, और 20 जूल जो बचा वो डेटम वाला के पास है, डेटम वाला के पास। और डेटम को अगर हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब क्या हुआ, हम वेलोसिटी को और बढ़ा दिए, वेलोसिटी वाला एनर्जी को 80 जूल कर दिए, तो पक्का बात है प्रेशर वाला एनर्जी तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी को हमको कांस्टेंट रखना है। अगर एनर्जी कांस्टेंट रखना है तो प्रेशर घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और वाइस वर्सा, उल्टा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश के अच्छे शब्द में,
It is a duct by flowing through which the velocity of a fluid increases at the expense of a pressure drop, and a duct which decreases the velocity of fluid and cause a corresponding increase in pressure is called diffuser. नोजल और डिफ्यूज़र, नोजल का ठीक उल्टा काम करता है डिफ्यूज़र, नोजल का ठीक उल्टा काम डिफ्यूज़र करता है। नोजल क्या करता है, वेलोसिटी बढ़ा देता है, प्रेशर घटा देता है। डिफ्यूज़र ठीक उल्टा काम करता है, प्रेशर बढ़ा देता है, डिफ्यूज़र घटा देता है, प्रेशर बढ़ा देता है, वेलोसिटी घटा देता है। अगर नोजल को हम लोग उल्टा करके लगा दें, किसी भी फ्लो में नोजल अगर सीधा लगा हुआ है उसको अगर उल्टा करके लगा दें तो वो डिफ्यूज़र बन सकता है। उसके लिए भी कुछ गवर्निंग पैरामीटर है जो हम आगे बात करेंगे। गवर्निंग पैरामीटर कहने का मतलब कुछ ऐसा टर्म है जो डिसाइड करेगा कि जो यहाँ पे डिवाइस है, मान के चलिए ऐसा कोई डिवाइस है हमारे पास, ऐसा कोई डिवाइस है हमारे पास, डिवाइस नहीं मैकेनिकल कंपोनेंट है ऐसा हमारे पास, तो ये मैकेनिकल कंपोनेंट किसी भी लाइन में डिफ्यूज़र का काम करेगा, डिफ्यूज़र का काम करेगा या वेलोसिटी मतलब कि नोजल का काम करेगा, ये डिसाइड होगा। वो आगे चलते हैं हम लोग, आगे कुछ गवर्निंग पैरामीटर है उसके ऊपर। अब क्या हुआ, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हम लोग बहुत सारा अजम्पशंस बनाते हैं। जैसे कोई भी थ्योरम को अगर हमको प्रूफ करना होता है तो बहुत सारा हाइपोथेसिस, बहुत सारा हम लोग अजम्पशन बनाते हैं ताकि जो हम लोग करना चाह रहे हैं वो लास्ट में जाके प्रूफ हो जाए। तो इसीलिए अब उसको एक तरीका और देख सकते हैं कि पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हम लोग जो भी बन पड़ता है वो करते हैं, जितना भी अजम्पशन लेना पड़ता है वो सारा अजम्पशन लेते हैं। तो उसी तरीक़ा से नोजल के फ्लो को, मतलब नोजल के अंदर से जो फ्लो हो रहा है उसको, उसके पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हम लोग कुछ अजम्पशंस लेते हैं, कुछ मानते हैं। उसमें पहला क्या है, स्टेडी फ्लो होना चाहिए। स्टेडी फ्लो का कहने का क्या मतलब है, टाइम के साथ प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होना चाहिए। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पूरा का पूरा स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म, लेमिनार, टर्बुलेंट सारा पढ़े हैं। तो स्टेडी में आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्टेडी में दिक्कत इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टेडी फ्लो वैसा फ्लो होता है जिसमें टाइम के हिसाब से कोई भी किसी भी एक पॉइंट पे वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है, प्रेशर में चेंज नहीं आता है। वैसा मेनली हम लोग वेलोसिटी को देखते हैं, वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है। क्लियर। 1D फ्लो, 1D फ्लो कहने का मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। अगर एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो एक्स डायरेक्शन में ही फ्लो हम लोग एज्यूम करते हैं, मानते हैं। ऐसा नहीं मानते हैं कि जैसे कोई गैस अगर फ्लो करता है, यहाँ पे मान के चलिए हमारे पास यहाँ पे एक कमरा है, यहाँ पे एक हमारे पास रूम है, और इस रूम में जो गैस फ्लो करेगा वो कैसे फ्लो करेगा, रैंडम XYZ कोई डायरेक्शन में। लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि फ्लूइड जो है नोजल के अंदर से जो फ्लो करेगा 1D में फ्लो करेगा। फिर क्या हुआ, आइसेंट्रोपिक फ्लो होगा। आइसेंट्रोपिक फ्लो मतलब फ्लो के दौरान कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। ये बात हम लोग थर्मोडायनामिक्स में अच्छे से पढ़ के आए हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा देर पहले मैं बताया था आपको कि हम लोग एक गवर्निंग पैरामीटर देखते हैं। गवर्निंग पैरामीटर से पता चलता है कि ये जो हमारा डिवाइस है, जो हमारा कंपोनेंट है, वो किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में नोजल की तरह काम करेगा कि डिफ्यूज़र की तरह काम करेगा, मतलब वेलोसिटी को बढ़ाएगा या वेलोसिटी को घटाएगा। उसके लिए हम लोग गवर्निंग पैरामीटर को जानने के लिए हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे। वही इक्वेशन सारा चीज़ गवर्न करेगा कि कोई भी जो कंपोनेंट है, कोई भी ऐसा चीज़ जो है, चाहे ऐसा चीज़ जो है, ये वेलोसिटी को बढ़ाएगा कि वेलोसिटी को घटाएगा। उसके लिए एक इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, अभी डिराइव करेंगे। जैसे हम लोग को एक चीज़ पता होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, क्या है, मास फ्लो रेट। एम डॉट मतलब मास फ्लो रेट होता है। मास फ्लो रेट मतलब क्या, रो ए वी, पता है आपको। मास फ्लो रेट मतलब रो ए वी होता है, पता है। जैसे एग्जांपल अगर लूँ मैं, तो मास बराबर मास फ्लो रेट रो ए वी। वी मतलब वेलोसिटी, ए मतलब एरिया, रो मतलब तो पता होगा आपको डेंसिटी। तो बराबर अगर रो1 A1 V1 बराबर रो2 A2 V2 होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। उसी को हम लोग लगाएंगे, मास फ्लो रेट बराबर रो ए वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और
कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सारा चीज़ हम लोग पीछे पढ़ के आए, तो इसीलिए यहाँ पे वो ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पावर प्लांट है। पावर प्लांट में अगर मैं थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स फिर से बताने लगूँ तो हो गया कहानी। आगे चलते हैं। मास फ्लो रेट रो ए भी बराबर कांस्टेंट है। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, इस इक्वेशन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट क्या कैसे करेंगे हम लोग? 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वाई जेड को इसी रखेंगे, फिर वाई का डिफरेंशिएशन एक्स जेड को इसी रखेंगे, फिर जेड का एक्स डिफरेंशिएशन एक्स वाई को इसी रखेंगे। वही करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब इसका डिफरेंशिएशन डी रो और ये दोनों को कांस्टेंट। अब क्या, इसका डिफरेंशिएशन और ये इसको कांस्टेंट। अब क्या, इसका डिफरेंशिएशन और ये इसको और इसको कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर? इक्वेशन 1 ये था, इक्वेशन ये 2। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब इक्वेशन 2 को माफ़ कीजिए, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिएगा ये टर्म, फिर यहाँ पे लिखिएगा ये टर्म, फिर यहाँ पे लिखिएगा ये टर्म। तीनों टर्म में से देखिए 2 चीज़ कैंसिल हो जाएगा, मात्र एक चीज़ बचेगा। जैसे इस पे, इसके यहाँ पे अगर ये लिखिएगा तो ये दोनों कैंसिल, सिर्फ ये बचेगा रो। फिर यहाँ पे ए बचेगा और यहाँ पे बी बचेगा। ये इक्वेशन हमको इक्वेशन नंबर 3 मिला। इक्वेशन नंबर 3 जो है इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि इसी का नाम है कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो कि हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का प्रोपागेशन का, साउंड वेव का फ्लो का, साउंड वेव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का एक फंडामेंटल इक्वेशन होता है। फंडामेंटल इक्वेशन क्या होता है, डी बाई डी रो एट कॉन्स्टेंट इंट्रोपी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, जहाँ पे सी स्क्वायर जो है स्पीड ऑफ साउंड। डी बाई डी रो एट कॉन्स्टेंट इंट्रोपी, डी बाई डी रो एट कॉन्स्टेंट इंट्रोपी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। क्लियर? ये इक्वेशन ए है, इसको हम लोग, इसका नाम हम लोग इक्वेशन ए दिए हैं। ये फंडामेंटल इक्वेशन है, इसको याद रखना पड़ेगा। ये कहाँ से आया है ये अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि साउंड में पढ़ना है, साउंड चैप्टर में। आगे चलते हैं। अब हम लोग जानते हैं वी नो डैट हम लोग जानते हैं फ्रॉम यूलर्स इक्वेशन। यूलर्स इक्वेशन क्या था फ्लूइड मैकेनिक्स में? यूलर्स इक्वेशन क्या था, डी बाई रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी इज इक्वल्स टू 0, ये था। अब डी जेड क्या होता है? डी जेड मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। जैसे अगर कोई चीज़ ऐसे रखा हुआ है, और ये रेफरेंस है हमारा, तो यहाँ और यहाँ में डी जेड हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन कोई चीज़ अगर ऐसे ही रखा हुआ है और यही हमारा रेफरेंस है, चाहे ये रेफरेंस है, तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है, सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो इसीलिए डी जेड 0 हो जाएगा। हम लोग जो भी इक्वेशन, जो भी नोजल पढ़ेंगे, जो भी इक्वेशन बनाएंगे, वो डी जेड मतलब सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे मान के बनाएंगे। क्लियर? इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं 0 किया हूँ। अभी 0 हुआ। आगे चलते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन कितना बचा? हमारे पास ये बचा और ये बचा, इसको उधर से ले जाएंगे तो माइनस में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि इसको उधर ले जाएंगे, मतलब रो को भी उधर ले जाएंगे। अब बचा क्या? डी पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रो डी वी डी वी। क्लियर? अब क्या हुआ? हमारे पास एक इक्वेशन है, जिसमें इक्वेशन नंबर 1 को अगर ध्यान से देखें तो डी पी के जगह हम लोग डी पी इज इक्वल्स टू डी रो सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही काम किया है यहाँ पे, सेम काम। सी स्क्वायर डी रो डी पी की जगह लिख दिए हैं और इधर वाला को उधर ही रखे हैं। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लिखे हुए हैं। अब इसको जब अरेंज करेंगे, इधर का उधर, उधर का इधर, तो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन ये मिलेगा, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर बी नाम दिए। मतलब डी रो बाई रो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी बाई सी स्क्वायर इंटू डी वी। वी जो है वेलोसिटी है और डी वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर? सी क्या है? स्पीड ऑफ साउंड। आगे चलते हैं। आगे जो हम लोग चलेंगे तो एक टर्म आएगा, पिछला इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन को हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो डी रो बाई रो प्लस
डी ए बाई ए प्लस डी वी बाई डी इज इक्वल टू 0। अब डी पी बाई रो, डी रो बाई रो, माफ़ कीजिए डी रो बाई रो, अभी हम लोग डी रो बाई रो का एक फॉर्मूला डिराइव किए हैं इक्वेशन नंबर बी, ये रहा डी रो बाई रो इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी सी स्क्वायर डी वी। इसको ठीक उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, इसके जगह ये आ गया, इसको वैसे ही इसको वैसे ही, क्लियर। इक्वेशन नंबर बी से लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब क्या होगा, इसको उधर ले जाएंगे, इसको भी उधर ले जाएंगे, तो इसको उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव और इसको इधर ले जाएंगे तो निगेटिव। अब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, डी वी बाई वी कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग को एक टर्म पढ़ना होता है मैक नंबर। मैक नंबर बराबर होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन मीडियम, मतलब कोई भी मीडियम, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। जैसे मैं और समझाने की कोशिश करूँ इसको, मैक नंबर वैसे आगे और पढ़ना है, लेकिन हम मैक नंबर यहाँ पे आ गया, इंट्रोडक्शन मैक नंबर का हो गया है तो बता देता हूँ थोड़ा सा। मैक नंबर को हम लोग बड़ा वाला एम से डिनोट करते हैं। मैक नंबर बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन दैट मीडियम। जिस मीडियम में वेलोसिटी, जिस मीडियम में कोई चीज़ मूव कर रहा है, जैसे मैं अगर अभी हवा में दौड़ रहा हूँ तो मेरा वेलोसिटी हवा में क्या है वो लेंगे और साउंड का स्पीड हवा में क्या है वो लेंगे, और इन दोनों को रेशियो को हम लोग बोलेंगे मैक नंबर। मैक नंबर होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए गिवन मीडियम, कोई भी गिवन मीडियम में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। उसी मीडियम में, सेम मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये जो टर्म है हमारे पास, ये दोनों के स्क्वायर को कॉमन लेके हम लोग m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डी ए बाई ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई वी इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो हमको हमारे पास बना है, इक्वेशन नंबर सी, यही इक्वेशन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन है गवर्निंग में कि कौन सा चीज़, मतलब कौन सा डिवाइस कब, कौन सा डिवाइस बोलना गलत होगा, कौन सा क्रॉस सेक्शन, मतलब कैसा ज्योमेट्री, मान के चलिए ज्योमेट्री हमारे पास है, ऐसा ज्योमेट्री है, तो ये ज्योमेट्री कब नोजल की तरह काम करेगा, कब डिफ्यूज़र की तरह काम करेगा, वो यही इक्वेशन गवर्न करेगा, यही इक्वेशन निकाल के देगा हम लोग को, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर नोजल और कंडीशन फॉर डिफ्यूज़र। मतलब हम लोग ऊपर वाला ये इक्वेशन की मदद से अब हम लोग पढ़ेंगे नोजल कौन होगा, डिफ्यूज़र कौन होगा, मतलब नोजल के लिए कौन कौन से कंडीशन अप्लाई होते हैं, डिफ्यूज़र के लिए कौन कौन से कंडीशन अप्लाई होते हैं, नोजल के कितने टाइप होते हैं, वगैरह वगैरह, वो सारा हम लोग अब नेक्स्ट जो भी हमारा वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये मेरा इनिशिएटिव है। मैं अपने इस YouTube चैनल पे ये चाहता हूँ कि मैक्सिमम कंटेंट डिलीवर किया जाए, क्वालिटी कंटेंट डिलीवर किया जाए। तो आप लोग सपोर्ट बनाइएगा तो डिलीवर्ड होगा, सपोर्ट नहीं भी बनाइएगा फिर भी डिलीवर करेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारा यूट्यूब पे खोज के थक चुका हूँ, कोई क्वालिटी कंटेंट मिलता नहीं है। और मेरा ये कंटेंट हो सकता है अभी उतना ज़्यादा क्वालिटी वाला ना हो, लेकिन आगे आने वाले सब समय में मैं अपने नोट्स को इम्प्रूव कर रहा हूँ और क्वालिटी को भी इम्प्रूव करूँगा डेफिनेटली। धन्यवाद।